हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परीक्षा दर्शिका। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग भक्ति काल और आदि काल से संबंधित लगभग जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसे कर लिया। आज के इस वीडियो में रीति काल के प्रश्नों को देखेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, बृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है। तो बृंद सतसई किसकी रचना है ये देख लेते हैं पहले। तो इसके रचनाकार हुए बृंद, कवि बृंद इनके रचनाकार हुए और इनका पूरा नाम हुआ वृंदावन दास। दोस्तों, इसकी समस्त रचनाओं का एक संग्रह भी है। बृंद कवि की रचनाओं का संग्रह है बृंद ग्रंथावली से। बृंद ग्रंथावली से इनकी रचनाओं का संग्रह है। और यहाँ पूछ रहा है कि बृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है। तो इसकी विषय वस्तु नीति है और इनकी ही एक रचना है श्रृंगार शिक्षा। श्रृंगार शिक्षा इनकी एक रचना है। श्रृंगार शिक्षा में नायिका भेद के आधार पर आभूषण और श्रृंगार के साथ नायिकाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है। तो रीतिबद्ध फ्रेंड्स, रीति काल में कवियों को 3 भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध कवि उसे कहा गया जो राजाओं के शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की इन्होंने रचना की। रीतिबद्ध जो कवि हुए उन्होंने लक्षण ग्रंथ की रचना की। और ये कवि पहले संस्कृत से काव्य का अनुवाद ब्रज भाषा में करते थे और फिर उसके बाद उदाहरण के रूप में अपनी कविता लिखते थे। दोस्तों, इस काव्यधारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहा गया है। और रीतिबद्ध धारा, रीति मुक्त धारा, रीति सिद्ध धारा में कौन कौन से कवि हुए उसे अच्छी तरह से पढ़कर याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है रीति काल के अंतर्गत। तो देखते हैं रीतिबद्ध धारा कवि कौन कौन हुए। तो मतीराम थे रीतिबद्ध धारा के कवि, केशव दास थे, चिंतामणि थे, और कुछ कुछ कवि का नाम मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। चिंतामणि त्रिपाठी इनका पूरा नाम हुआ। कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र हुए। देव कवि हुए भिखारी दास, पद्माकर और एक मतीराम। और ये रीतिबद्ध धारा के कवि हुए। और घनानंद कौन थे। तो फ्रेंड्स, ये रीति मुक्त कवि हुए। ये रीति मुक्त कवि कहलाए। इस तरह से देख लिए रीतिबद्ध धारा के कवि कौन कौन हुए। कुलपति मिश्र, देव, भिखारी दास, पद्माकर, मतीराम, केशव दास, चिंतामणि। अगला प्रश्न है, रीति निम्नलिखित में कौन से रीति सिद्ध कवि नहीं है। तो रीति सिद्ध कवि पूछ रहा है। तो रीति सिद्ध कवि किसे कहा जाता है। तो रीति काल में जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की लेकिन उनके काव्य रचना में रीतिबद्धता के सभी गुण विद्यमान होते हैं, वो रीति सिद्ध कवि कहलाए। और प्रमुख रीति सिद्ध कवि कौन हुए। बिहारी हुए। और इस धारा के प्रमुख कवि भूपति भी हुए, भूपति। और मतीराम की भी कुछ रचनाओं में इस परंपरा में मतीराम को रखा जा सकता है। ऐसे मतीराम रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि थे। फ्रेंड्स, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य में ज़्यादा अंतर नहीं था, सिर्फ इतना फर्क था कि रीतिबद्ध कवि लक्षण ग्रंथ की रचना करते थे। मतलब कि वो पहले किसी सिद्धांत की परिभाषा देते थे और उसके बाद अपनी कविता के उदाहरण से स्पष्ट करते थे। और रीति सिद्ध कवि जो हुए वो इस मायने में उनसे अलग थे रीतिबद्ध धारा से कि वो सिद्धांतों की परिभाषाओं और लक्षणों के फेरा में नहीं पड़ते थे और वे सिर्फ कविताएं लिखते थे। हालांकि इनकी हर कविताएं काव्य शास्त्र नायिका भेद के किसी न किसी सिद्धांत को आधार मानकर लिखी जाती थी।
तो रीति सिद्ध और ये दोनों काव्यधारा रीति सिद्ध और रीतिबद्ध दोनों ही राजाओं के दरबार में ही रचा जाता था। रीति सिद्ध कविता सामंती मानसिकता से बहुत ज़्यादा था ये, और यूं कहे तो ये पूरी तरह से श्रृंगार परक रचनाएं होती थी। बाकी देखें तो देव, मतीराम और पद्माकर ये तीनों कौन हुए, तो ये रीतिबद्ध धारा के कवि हुए। रीतिबद्ध का मतलब आप लोग तो समझते होंगे ना कि ये रीति मतलब हुआ कि परंपरा, परंपरा, रीति मतलब परंपरा और बद्ध मतलब हुआ बंधा हुआ। जो परंपरा से बंधा हुआ था वो रीतिबद्ध धारा के कवि कहलाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। तो अभी अभी हम लोग देखे थे कि देव, पद्माकर, भूषण ये सभी रीतिबद्ध धारा के कवि हुए, और बिहारी ये रीति सिद्ध धारा के प्रमुख कवि हुए। इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, बिहारी ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। अगला प्रश्न है, बड़वे नायिका भेद के रचनाकार पूछ रहा है। तो बड़वे नायिका भेद के रचनाकार कौन हुए, रहीम हुए। ये इनका सर्वोत्तम ग्रंथ है बड़वे नायिका भेद, और ये अवधी भाषा में है, ये अवधी भाषा में है। और रसलीन कौन थे, तो इनका पूरा नाम था सैयद गुलाम नबी। और रसलीन उपनाम से ये कविता की रचना करते थे। इनकी दो प्रमुख रचना है फ्रेंड्स, एक तो है अंग दर्पण और एक है रस प्रबोध। ये दोनों इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो रसलीन थे ये अच्छे संगीतज्ञ भी थे और ये सैनिक भी थे। बिहारी तो इनके विषय में अभी ऊपर के प्रश्न में चर्चा हुई है कि ये रीति सिद्ध धारा के कवि थे, और इनकी बस एकमात्र कृति है बिहारी सतसई। ये बिहारी सतसई इनकी एकमात्र कृति है जो कि बिहारी को हिंदी साहित्य में अमर कर दिया। मतीराम कौन थे, तो ये रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक थे। कहा जाता है कि ये चिंतामणि और भूषण के बड़े भाई थे। ये रीतिबद्ध धारा के कवि हुए। इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध है, एक रसराज और एक ललित ललाम। ये दोनों रचनाएं इनकी बहुत प्रसिद्ध है। अक्सर रीतिकाल के प्रश्नों में ये पूछा जाता है मतीराम की रचनाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आचार्य कवि नहीं है। तो दोस्तों आचार्य कवि के बारे में रीतिकाल में बहुत विवाद हुआ कि इन कवियों को, रीतिकाल के कवियों को आचार्य का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो इसका निर्धारण कुछ विशेष अर्थों में हुआ। पहला कि आचार्य वे व्यक्ति कहलाते थे जो किसी मौलिक सिद्धांत का उद्भव करे, जैसे हुए आचार्य भामा, भरत मुनि, इन्होंने मौलिक सिद्धांत का उद्भव किया। इस संदर्भ में रीतिकाल के कवियों को देखा जाए तो उन्होंने मौलिक सिद्धांतों का उद्भव नहीं किया, कुछ उन्होंने इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं किया। दूसरे अर्थ में देखें आचार्य कौन कहलाए, तो जो प्राचीन सिद्धांतों की व्याख्या और विश्लेषण करें, जैसे अभिनव गुप्त हुए, भट्टनायक हुए। इस अर्थ में भी रीतिकाल के कवियों को आचार्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वो रीतिकाल के कवियों ने ना तो काव्य शास्त्र का विश्लेषण किया, ना ही उसमें मौजूद विसंगति को दूर किया। तीसरा अर्थ में वे व्यक्ति आचार्य कहलाते हैं जिनका आचरण महान या फिर पवित्र होने के कारण अनुकरणीय हो। यदि इस संदर्भ में भी आचार्य का निर्धारण किया जाए तो इन्हें आचार्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इनकी कविताएं देह मूलक, घोर श्रृंगार परक और भोगवाद में डूबी हुई थी। तो इसलिए इनके आचरण की पवित्रता का कोई ठोस आधार नहीं मिला। तो देखें तो कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकला कि रीतिकाल के कवियों का आचार्य माना जा सकता है, परंतु इनका आचार्यत्व जो होगा उच्च कोटि का नहीं होगा, निम्न कोटि का होगा। यही इसका निष्कर्ष निकला। तो देखते हैं यहाँ प्रश्न है कि कौन आचार्य कवि नहीं है।
तो ब्रजवासी दास ये आचार्य कवि नहीं हुए, बाकी ये केशव दास, भिखारी दास, चिंतामणि सब आचार्य कवि हुए। अगला प्रश्न है, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? तो नंददास कौन थे? तो ये अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक थे। ये अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। और नायक नायिका भेद में क्या होता है? तो इसके अंतर्गत स्त्री पुरुष के बीच सामान्य और स्वाभाविक प्रेम भाव का चित्रण होता है। तो इस तरह से इनकी जो रचना है रस मंजरी, इसमें नायक नायिका भेद का संबंध है रस मंजरी में। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त कवि नहीं है, तो इसमें से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? तो हम लोग फ्रेंड्स रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध रीति सिद्ध के विषय में अच्छी तरह से पिछले प्रश्न में देख लिए थे। अब रीति मुक्त कवि के बारे में पूछ रहा है। तो रीति मुक्त कवि किसे कहा गया? तो रीति मुक्त कवि के विषय में देखते हैं तो ऐसे कवि ना तो इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की और ना ही लक्षण ग्रंथों की रीति में बंधकर अपनी रचनाएं की। ये कवि पूर्णतः स्वतंत्र रूप से अपनी रचनाएं की। और इसमें कौन कौन कवि आए तो देख लेते हैं। इनके कवि हुए घनानंद हुए, बोधा हुए, ठाकुर हुए और एक कवि शेख आलम हुए। और द्विजदेव एक कवि हैं, वो भी रीतिमुक्त कवि कहलाए, द्विजदेव। तो इस तरह से आप रीतिमुक्त कवि को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। घनानंद, बोधा, ठाकुर, शेख आलम, द्विजदेव। और यहाँ जसवंत सिंह है, ये रीतिमुक्त कवि नहीं है, ये रीतिबद्ध कवि है, ये रीतिबद्ध कवि हुए। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? तो केशव दास की रचना कौन कौन सी है ये पहले देख लेते हैं। रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है। इसमें रामचंद्रिका जो है ये इनका महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है और इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है रामचंद्रिका में। वहीं कवि प्रिया देखें तो कवि प्रिया इनका काव्य शिक्षा संबंधी ग्रंथ है। ये कैसा ग्रंथ है? काव्य शिक्षा संबंधी। रसिक प्रिया तो रसिक प्रिया इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसी के लिए केशव दास को जाना जाता है, रसिक प्रिया के लिए। और ललित ललाम ये इनका ग्रंथ नहीं है, ये किसका ग्रंथ है? तो पिछले प्रश्न में भी हम लोग चर्चा किए थे मतीराम के विषय में। मतीराम की ये रचना है ललित ललाम। इनकी एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है फ्रेंड्स, उसका नाम है रसराज। इसके दो ग्रंथ हुए मतीराम के, एक ललित ललाम हुआ और एक रसराज। अगला है लक्षण ग्रंथ का अर्थ है। तो लक्षण ग्रंथ का अर्थ पूछ रहा है। तो काव्यांग विवेचन, काव्य या साहित्य के लक्षण का वर्णन करने वाला ग्रंथ क्या कहलाता है? लक्षण ग्रंथ कहलाता है। नायिका भेद तो संस्कृत काव्य शास्त्र में नायिका की विवेचना करने वाले ग्रंथ को नायिका भेद कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है? तो रीति सिद्ध कौन है? इसमें बिहारी है रीति सिद्ध कवि, घनानंद ये रीति मुक्त कवि हुए, मतीराम रीतिबद्ध कवि, तोष डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सर्वरस निरूपक इन्हें कहा जाता है। सर्वरस निरूपक कवि किसे कहा गया है? तोष को कहा गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना चिंतामणि की है? तो चिंतामणि की कौन सी रचना है? कवि कुलकल्पतरु इनकी रचना है। अलंकार प्रकाश किसकी रचना है? तो इसके रचनाकार हुए राम सहाय। रसराज इसके रचनाकार हुए मतीराम। रसराज और मतीराम, ये रसराज इनकी रचना हुए मतीराम की। एक और रचना है ललित ललाम मतीराम की। और काव्य निर्णय किसकी रचना है? भिखारी दास इसके रचनाकार हुए। मतीराम और भिखारी दास दोनों रीतिबद्ध कवि थे। अगला प्रश्न है, बिहारी किस धारा के कवि है? तो ये प्रश्न बार बार देख रहे हैं। रीति सिद्ध धारा के कवि बिहारी हुए, रीति सिद्ध धारा के कवि। और रीति मुक्त धारा के कवि कौन कौन हुए? तो उनका नाम था
शेख आलम, शेख आलम, घनानंद ठाकुर, बोधा, रसखान, ये सब रीति मुक्त कवि हुए। स्वच्छंद, तो यही कवि स्वच्छंद धारा कवि कहलाए। शेख आलम, घनानंद, ये स्वच्छंद धारा के कवि कहलाए। और रीतिबद्ध धारा के कवि तो देख लिए थे कि मतीराम थे, भिखारी दास थे, पद्माकर, केशव दास, सेनापति, ये सब रीतिबद्ध धारा के कवि कहलाए। चलिए अगला प्रश्न है, देव कवि की रचना है, तो इसमें कौन सी रचना देव कवि की है? तो भाव विलास देव कवि की रचना है और ये इनकी प्रथम रचना है, प्रथम कृति है इनकी भाव विलास। काव्य निर्णय की रचनाकार देखे तो भिखारी दास है। रसराज मतीराम की रचना है। श्रृंगार निर्णय इनके रचनाकार भिखारी दास हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? तो मतीराम का इसमें से कौन सा ग्रंथ नहीं है? रसराज मतीराम की रचना है। ललित ललाम भी उन्हीं की रचना है। छंदसार भी उन्हीं की रचना है। और रस विलास, ये इसके रचनाकार कौन हुए? तो इसके रचनाकार हुए कवि देव कवि रस विलास के रचनाकार हुए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रीति मुक्त कवि नहीं है? तो इसमें से कौन सा रीति मुक्त कवि नहीं है? बोधा, ठाकुर और आलम, ये तीनों कौन हुए? तो ये रीति मुक्त कवि हुए, रीति मुक्त हुए। और पद्माकर, ये कौन हुए? तो रीतिबद्ध धारा के कवि हुए। अगला है, चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की रचना है। भूषण की रचना देखें तो इनकी रचना है शिवा बावनी, शिवा बावनी। और भूषण हजारा, और एक और इनकी रचना है छत्रसाल दशक। लाल कवि, इनका मूल नाम दोस्तों, तो इनका मूल नाम गोरेलाल था, गोरेलाल इनका मूल नाम था। और उपनाम इनका था लाल कवि। ये रीति काल में सैनिक कवि थे और इन्होंने अपने आश्रयदाता छत्रसाल के लिए युद्ध काव्य लिखे। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना है छत्र प्रशस्ति, छत्र प्रशस्ति, छत्रसाया, और इनकी एक और रचना है छत्र प्रकाश। ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, छत्र प्रकाश। सूदन कौन थे? तो ये ब्रज भाषा के प्रचलित कवि थे और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है सुजान चरित्र, सुजान चरित्र इनकी रचना है। और इसकी रचना इन्होंने अपने आश्रयदाता सुजान सिंह की प्रशंसा के लिए रची थी, सुजान चरित्र। अगला है प्रताप शाही की रचना, प्रताप से शाही की रचना नहीं है, तो ये नवरस तरंग इनकी रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? तो इसके रचनाकार हुए बेनी प्रवीण। बाकी काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, श्रृंगार मंजरी, ये प्रताप सिंह की रचना है। अगला है, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार है, तो इसके रचनाकार कौन है? लाल कवि है। लाल कवि किनका उपनाम है? ऊपर के प्रश्न में देखे थे, गोरेलाल का, गोरेलाल का उपनाम है लाल कवि। और इनकी प्रमुख रचनाओं को भी देखे थे, छत्र प्रशस्ति और एक था छत्र प्रकाश, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं सूदन कौन है? तो सूदन के विषय में हम लोग देख लें, भूषण है। और ये रीति काल के तीन प्रमुख कवियों में से एक है। ये उपाधि जो है भूषण, ये उसे उपाधि दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? तो रुद्र सिंह थे, चित्रकूट के राजा रुद्र सिंह थे, उन्हीं के द्वारा भूषण उपाधि ने दी गई। और पद्माकर ये रीति काल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका पूरा नाम था पद्माकर भट्ट।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नीतिकार कवि नहीं है? तो रहीमदास हैं, गिरधर कवि राय है, दीनदयाल गिरी भी हैं और गिरधर दास नहीं है नीति विषयक कवि। और नीति विषयक कवि कौन कौन हुए? तो राम सहाय, रहीमदास, गिरधर कवि राय, दीनदयाल गिरी, ये सब नीति विषयक कवि रहे हैं। अगला है, इनमें किसका समय सबसे बाद है? तो केशव दास का जन्म कब हुआ? तो इनका 1555 ईस्वी में ओरछा में हुआ। और रहीमदास इनका 1556 ईस्वी में दिल्ली में हुआ इसका जन्म। घनानंद इनका जन्म हुआ है 1673 ईस्वी में। और पद्माकर इनका जन्म हुआ है 1753 ईस्वी में। तो इस तरह से इनका जन्म का क्रम देखें तो सबसे बाद में कौन आए? पद्माकर। तो इसलिए सबसे बाद में है पद्माकर। अगला देखते हैं, जहांगीर जस चंद्रिका रचना किसकी है? तो ये किसकी रचना है? केशव दास की रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। इनकी और कौन कौन सी रचना है तो देख लेते हैं। रसिक प्रिया इनकी एक रचना है, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, रसिक प्रिया। और कवि प्रिया भी इन्हीं की रचना है, कवि प्रिया। रामचंद्रिका जिसमें राम संबंधी कथा है। मतीराम इनकी रचना देखें तो रसराज, ललित ललाम। भूषण इनकी प्रमुख रचना है शिवा बावनी, शिवराज भूषण। देव इनकी प्रमुख रचनाओं को देखें तो रसविलास, भाव विलास इनकी प्रमुख रचना। इस तरह से आप कवि के एक दो महत्वपूर्ण रचनाओं को हमेशा याद रखिए, ये एग्जाम में बहुत आपको काम देगा। अगला प्रश्न है, देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतिकाल में अप्रतिम है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला प्रश्न है, आल्हा किस ऋतु में गाए जाते हैं? तो आल्हा वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। आल्हा जो है ये महाकवि जगनिक द्वारा रचा है, ये जगनिक द्वारा रचित है आल्हा खंड। और ये भारत के कुछ हिस्सों जैसे उत्तर प्रदेश हुआ और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में लोकगीत के रूप में गाया जाता है आल्हा। ये किस रूप में गाया जाता है? लोकगीत के रूप में। और कहा जाता है कि जब ऊंची आवाज में आल्हा गाया जाता है तब वहाँ का माहौल जोश से भर जाता है। इस तरह से आल्हा कई सदियों से इन क्षेत्रों की संस्कृति का हिस्सा रहा है। नेक्स्ट है, बिहारी लाल किस राजा के आश्रित कवि थे? तो बिहारी लाल जयपुर के राजा महाराज जयसी के आश्रित कवि थे। और बिहारी लाल का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था बिहारी लाल चौबे। बिहारी लाल चौबे इनका पूरा नाम था। और दोस्तों, और ये ब्रज भाषा में सत्संग लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। सत्संग का अर्थ हुआ 700 छंद। इस तरह से इनकी सतसई भी प्रमुख एकमात्र रचना है। और ये जो थे राजा महाराज जैसी, इन्हीं की संरक्षण और प्रेरणा से इन्होंने दोहों की रचना की। अगला प्रश्न है, घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय के थे? तो घनानंद के विषय में बता दे तो फ्रेंड्स, ये रीति मुक्त धारा के अग्रणी कवि हैं। और ये इनका नाम आनंद घन भी था, आनंद घन नाम से भी ये जाने जाते हैं। और इनके विषय में कहा जाता है कि जब उनकी प्रेमिका सुजान का साथ छूट गया तब वे वृंदावन चले गए। वहाँ भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त होकर निम्बार्क संप्रदाय में इन्होंने दीक्षा ली और मरते दम तक राधा कृष्ण संबंधी गीत लिखे।
अगला प्रश्न है, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की? तो रस गंगाधर किसकी रचना है? पंडित जगन्नाथ की रचना है। और उन्होंने इस रचना में किसकी प्रशंसा किए हैं, किस बादशाह का? तो शाहजहां का इन्होंने प्रशंसा किए हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो प्रेम वाटिका रसखान की काव्य कृति है। रसखान कौन थे? तो ये कृष्ण भक्त कवि थे और रीतिकाल में रीति मुक्त धारा के ये कवि थे। रीति मुक्त धारा के कवि थे और विट्ठल नाथ के शिष्य थे और वल्लभ संप्रदाय के भी ये सदस्य रहे हैं। नागरीदास ये कौन थे? तो ब्रज साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्धि इन्हें मिला है नागरीदास का। इनका मूल नाम दोस्तों ऐसे था सावंत सिंह। सावंत सिंह इनका मूल नाम था। और आलम कौन थे? तो ये रीति मुक्त धारा के कवि हुए। इनका प्रारंभिक नाम जो है लालमणि त्रिपाठी था। लालमणि त्रिपाठी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। अगला देखते हैं, कवित रत्नाकर किस कवि की कृति है? कवित रत्नाकर सेनापति की कृति है। और इसके विषय में पिछले प्रश्न में भी देखे थे कि कवित रत्नाकर इनकी जो है एकमात्र कृति है। अगला है, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है नंददास। सूरदास की रचना देखें तो इनकी प्रसिद्ध रचना है सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। बिहारी की तो रचना एकमात्र है बिहारी सतसई। और विद्यापति की महत्वपूर्ण रचना कौन कौन है? तो कीर्तिलता, पदावली, पदावली मैथिली भाषा में है और कीर्तिलता अभट्ट में। पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि विद्यापति की कौन सी रचना अभट्ट में? तो कीर्तिलता। अगला प्रश्न है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो हित तरंगिणी है। और श्रुति भूषण और कर्णाभरण ये जो है ये अलंकार संबंधी ग्रंथ है। ये कैसा है? अलंकार संबंधित ग्रंथ है। और इसके रचनाकार दो कवि मिलकर रचना किए इसकी। उसका नाम था नरहरि और कर्णेश। ये दो कवि थे, इन्होंने ही श्रुति भूषण और कर्णाभरण की रचना की। उज्ज्वल नीलमणि ये किसकी रचना है? तो इसके रचनाकार हैं रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी की ये रचना है उज्ज्वल नीलमणि। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन हुए? चिंतामणि। और इसकी रचना कब हुई? 1707 ईस्वी में। अगला है, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। तो इसमें से कौन रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है? सेनापति। ये कौन है? तो रीतिबद्ध कवि है। बाकी द्विजदेव, आलम और ठाकुर ये रीति मुक्त हुए। अगला है, नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है। तो रीति काल में नीति कवि कौन कौन हुए? तो पिछले प्रश्न में देखे थे। उनका नाम था बृंद हुए, गिरधर हुए, कबीराय हुए, रहीमदास हुए। ये सब नीति विषयक कवि थे। और इसमें से पूछ रहा है दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है। तो अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न इनकी रचना है। छत्र प्रकाश ये इनकी रचना नहीं है। इनके रचनाकार कौन है? लाल कवि हैं। और इनका मूल नाम क्या था? पिछले प्रश्न में देखे थे गोरेलाल। तो ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। और फ्रेंड्स पूरा देखिएगा आप और पिछले वीडियो को भी देखिएगा। आदिकाल और भक्तिकाल के जो जो प्रश्न हुए उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।